उनके लिहाज से जो विच क्राफ्ट जो है वो भी एक इवल है, ठीक है। अब वो विच क्राफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और चर्च की उन दिनों अथॉरिटी थी। जैसे मैकार्डी के दौर में जो है, मैकार्डी का दौर दौरा था, ठीक है, इसी तरीके से उस दौर में सैलम उसने वो कहानी लिखी, और जो कि नहीं, तो उसने वो कहानी लिखी कि जिस तरीके से अब के जो अमेरिका और रशिया की जबकि कोल्ड वॉर चल रही है और हर इंसान को कम्युनिज्म के नाम पर लटकाया जा रहा है, किसी दौर में एक सैलम एक विलेज हुआ करता था जिसके अंदर जो है विच क्राफ्ट के नाम पे बहुत सारे इनोसेंट लोगों को फॉर नो रीजन, जस्ट फॉर द रीजन ऑफ ईगो, हसद, और ये जिसे कहना चाहिए बदला लेने की आड़ में इन्होंने कई लोगों को जो है ना किल कर दिया, ठीक है। तो ये वो कहानी है। क्रूसिबल कहते हैं किसी को टेस्टिफाई करना। क्रूसिबल एक ऐसे प्याले को कहते हैं, कभी आपने वो देखा है कि क्रूसिबल बेटा एक प्याले को कहते हैं जिसके अंदर लोहा तो नहीं, सोना पिघलाया जाता है या फिर मेटल को पिघलाया जाता है। जब उसके अंदर उस प्याले में मेटल जब पिघलता है ना, यानी कि उसको एक टेम्परेचर के ऊपर हीट अप किया जाता है, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और जो प्योर मेटल होता है ना वो ऊपर आ जाता है। तो प्योर मेटल को छान लिया जाता है और इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सुनार होते थे, आजकल के दौर का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले के दौर में इसी तरीके से बड़े बड़े प्याले होते थे, उसमें एक टेम्परेचर पे उस प्याले को बॉईल किया जाता था, उसके अंदर सारा गोल्ड डाल के। तो उसमें क्या होता था कि वो जो उसकी मट्टी होती थी ना वो छन के ऊपर आ जाती थी, तो उसको उठा के ऊपर से साइड में कर देते थे, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज होती थी वो नीचे बैठ जाती थी, और दरमियान से जो निकलता था वो खाली सोना निकलता था, जिसको हम कुंदन कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे वो है ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ठीक है। तो जब तक करबला नहीं होती किसी इंसान की जिंदगी में तब तक इस्लाम जिंदा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ बहुत बुरी गुजरी होती है, लेकिन अल्लाह ताला उनको एक टेस्ट में से गुजारता, उसको कहते हैं बेटा द क्रूसिबल। वो होती है वो भट्टी जिसके अंदर से इंसान गुजरता है, वो होती है वो सीख जिसके अंदर इंसान पिरोया जाता है, और उसके बाद एक प्योर इंसान बन के सामने आता है। जॉन प्रॉक्टर की अगर हम कहानी को देखें, एक तरफ तो हम द क्रूसिबल देखते हैं कि पैरेलल पे मैकार्डीइज्म के पैरेलल पे वो कहानी लिखी गई द क्रूसिबल, जिसके अंदर एक तरफ तो मैकार्डीइज्म चल रहा था, दूसरी तरफ क्या था, सैलम का विच क्राफ्ट चल रहा था। यानी कि उसको कंपेयर किया गया उस सैलम के विच क्राफ्ट के साथ कि उस दौर के जो जाहिल लोग थे, उस दौर के जो जाहिल अनपढ़ लोग थे, उन्होंने विच क्राफ्ट की बेस पे उस दौर के जाहिल अनपढ़ प्यूरिटन्स ने जो प्यूरिटनिज्म के नाम पे जितने लोगों को कत्ल किया है, आज जो है उसी पढ़े लिखे दौर में, अमेरिका के दौर में क्या किया जा रहा है, मैकार्डीइज्म के नाम पे बहुत सारे लोगों को फांसी लटका दिया गया। हालांकि ये पढ़ी लिखी कौम है और वो जाहिल थे, वो किसी विलेज की कहानी है जो सैलम की वो बात करता है, और वो कई बरसों पहले की कहानी है। और उस वक्त प्यूरिटन्स का राज था। प्यूरिटन्स का ये क्लेम था कि भाई जो भी इवल करेगा हम उसको किल कर देंगे, ठीक है। वो उन्होंने एक स्लोगन उठाया हुआ था कि जी हम इस दुनिया को प्योरीफाई करने आए हैं। प्योरिटन्स मीन्स प्योरीफाई से निकला, प्योरीफाई मीन्स कि हम हर इवल को खत्म कर देंगे और दुनिया को हम प्योरीफाई कर देंगे। तो इस प्योरिफिकेशन के नाम पे उन्होंने कई लोगों का कत्ल किया, और सेम इज द केस विद मकार्डी ने भी यही किया था। उसने कहा कि जिसके ऊपर थोड़ा सा भी शक है ना कि वो कम्युनिस्ट है, उसको किल कर दो, उसको फांसी दे दो। फिर आई बात द क्रूसिबल की कि इसको टाइटल क्रूसिबल क्यों दिया गया। उसमें हम देखते हैं एक हीरो की कहानी है जो कि जॉन प्रॉक्टर है, जिसको आर्थर मिलर ने अपने साथ कंपेयर किया। तो अब वो बेसिकली जॉन प्रॉक्टर क्या है कि वो आर्थर मिलर खुद है, ठीक है। और वो जॉन प्रॉक्टर एक ऐसा इंसान है जो कि सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करता, ना तो वो अपने नेबर से ज्यादा मिलना पसंद करता। वो कहता है भाई जो मैं सही समझता हूँ वो मैं करूंगा, और जो मैं नहीं सही समझता वो नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस कहानी का एक मेन जो थीम है वो ये भी है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। और हर वो इंसान जो अपनी सोसाइटी में रोल प्ले नहीं करता बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
जॉन प्रॉक्टर का सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो एक रिजिड किस्म का इंसान था। उसकी बीवी जो है उसका अपने हस्बैंड की तरफ एक कोल्ड बिहेवियर था, जिसकी वजह से वो जो उसका हस्बैंड होता है यानी कि जॉन प्रॉक्टर होता है, वो एक और खातून जो कि उन्हीं के घर में काम कर रही होती है एज अ सर्वेंट, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और दोनों के दरमियान एक गलत किस्म का रिलेशन जो है वो बनता है। ठीक है। और जॉन प्रॉक्टर नहीं बॉदर करता कि उसकी सोसाइटी में उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो ऐसे था जैसे हम लोग ना तो किसी सही में रोल प्ले करते हैं ना हम गलत में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा कि एवरी इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, नो मैन इज एन आइलैंड। हर इंसान जो आइलैंड की तरह जिंदगी गुजारता है बेटा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगर जॉन प्रॉक्टर उस सोसाइटी में हिस्सा लेता, जब उसको पता था कि ये लड़की गलत कर रही है जो उसके घर में काम करती है, उसको सच भी पता था, लेकिन उसने अपनी जबान बंद रखी क्योंकि वो उस सोसाइटी में अपना रोल प्ले नहीं करना चाहता था। और फाइनली बेटा, जब हम किसी बुराई को नहीं रोकते, वो पलट के हमारा ही घर बर्बाद कर। हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरे अकेले कहने से क्या फर्क पड़ेगा। बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आज अगर मैंने बुराई को नहीं रोका ना, ये पलट के मेरे ही घर आ गए। और ये आपको जॉन प्रॉक्टर की कहानी से बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसने उस सोसाइटी में रोल प्ले नहीं किया। फाइनली जॉन प्रॉक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले हैंग हो गया। लेकिन इन द होल, अब अगर ये तो हो गया जनाब इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी के, एक इंडिविजुअल जब अपनी सोसाइटी में एक रोल नहीं प्ले करता तो उसके साथ क्या होता है। दूसरी तरफ मैंने आपको कहा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यानी कि इंसान की जिंदगी में जब कोई करबला होती है ना, उसको उस वक्त एहसास होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर उसको एक इल्हाम होता है जिसको हम एपिफेनी भी कहते हैं। एपिफेनी मीन के रिवलेशन ऑफ ट्रूथ होता है, सब कुछ उसके सामने खुल के आ जाता है, उसका अपना भी गलत नजर आ जाता है और उसको दूसरों का सही भी नजर आ जाता है। बाज़ औक़ात हम इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि ना तो हमें अपना सही नजर आता है ना हमें दूसरों का गलत नजर आता है। वी आर जस्ट इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन एक दौर आता है, एक टाइम आता है, इंसान एक ऐसे क्रूसिबल से गुजरता है, ऐसे टेस्ट से गुजरता है, उसको अल्लाह ताला ऐसे टेस्टिफाई करता है कि वो सारा कुछ जो है ना वो खुल के सामने आता है। क्यों? क्योंकि इंसान अंदर से प्योर हो जाता है। बेटा जब तक हम टेस्ट नहीं होंगे, हम अंदर से प्योर नहीं हो सकते। आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ताला को अपने बंदे बहुत बुरे लगते हैं इसलिए उनको आजमाइश देता है? नहीं, अल्लाह ताला चाहता है मेरे इस बंदे के दिल से दुनिया की जो मोहब्बत है ना वो निकल जाए। इस वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे को टेस्टिफाई करता है, अल्लाह ताला उसको एक आजमाइश में डालता है। और बेटा उस आजमाइश में कभी अगर जिंदगी में आजमाइश आ गई तो एक चीज याद रखिएगा, अल्लाह से मांगिएगा कि या अल्लाह अब तूने आजमाइश दी है, मुझे कामयाब भी तू ही कर। क्योंकि उस आजमाइश में से हार्डली 2 या 3% लोग कामयाब होते हैं, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। बाकी सारे के सारे जो होते हैं ना बेटा वो फेल हो जाते हैं। तो सारे के सारे जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक, बेटा जब भी हमारे साथ जो है कुछ भी गलत हो रहा होता है या हमारे ऊपर आजमाइश होती है, उसमें हमने ये नहीं करना होता कि अल्लाह ताला से गिला करना शुरू कर दें, बल्कि हम अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि या अब अल्लाह ताला हमें, अल्लाह ने इरादा किया हमें प्योर करने का, लेकिन अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो गई तो अल्लाह ताला मुझे अपने लिए नहीं चुनेगा। समझ आई बात? अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को आजमाया है। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये थी कि दुनिया की मोहब्बत निकल जाए दिल से। और इसको कहते हैं हम कहते हैं ना या अल्लाह मुझे बेनियाज कर दे। जब इंसान बेनियाज हो जाता है ना कि मुझे किसी से अपनी तारीफ नहीं करवानी, हम पीपल कॉन्शियस होना छोड़ देते हैं, हम अल्लाह कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बंदा बेनियाज हो गया ना, अब मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ मैं नहीं बॉदर करूंगी कि कौन मुझे कैसे देख रहा है। ठीक है, मैंने कैसा मेकअप किया है, आई विल डू फॉर माई ओन सेल्फ नॉट फॉर द पीपल। तो दैट इज द बेनियाजी जो हमें जो है अल्लाह ताला की तरफ से एट दैट टाइम मिलती है, जब हम उस क्रूसिबल से निकलते हैं
और इंसान प्योरीफाई हो जाता है जस्ट लाइक अ गोल्ड और मेटल, जिसको एक भट्टी में पिघलाया जाता है और वो फिर प्योर हो जाता है। जॉन प्रॉक्टर की कहानी को अगर हम देखें तो जॉन प्रॉक्टर एक ऐसा इंसान था जिसको राइट एंड रॉन्ग का तो पता था, लेकिन वो उस सोसाइटी के अंदर रोल नहीं प्ले करता था। वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता था, वो बस देखता था और दिल ही दिल में बुरा जानता था, लेकिन उसने जबान नहीं खोली थी। एट द एंड पानी सर से गुजर जाता है और वो सारी गलतियां उसी को पड़ जाती हैं एंड फाइनली उसको फांसी लटका दिया जाता है। लेकिन एट द एंड वो प्योरीफाई हो जाता है, प्योरीफाई इन अ सेंस कि उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है, उसको पता चल जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और एट द एंड वो अपनी उस बीवी को बचाता है जिसके साथ उसने जो है गलत किया होता है, और फाइनली वो अपनी बीवी को बचा लेता है। तो दैट इज द थिंग जो हमें इस क्रूसिबल से नजर आती है। इंग्लिश लिटरेचर को बेटा जब आप देखेंगे, बीए की इंग्लिश को अब आप भूल जाए कि वो एक समरी थी, एक कहानी थी। अब कहानी आपसे कोई नहीं पूछेगा, बात की तह में एक बात होती है और वही असल बात होती है, और वो असल बात जो है ना अपने एग्जाम में जाके लिख के आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इनसाइड व्यू पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्रूसिबल के अंदर आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए, उसकी थीम्स को देखते हुए फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेटा आपका एक अच्छा आंसर जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे देखें द क्रूसिबल स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड लैंग्वेज। Compared with some of Miller's own plays, The Crucible is a straightforward work written in traditional way. Events on stage occur in order and occupy roughly the same amount of time as they would in real life. In that type of realistic drama, the playwright will concentrate on important episode and fill in what happens between acts as unobtrusively as possible. The internal structure of Crucible is, of course, far more complicated than this. Miller employs a different pattern of space and climax of pace and climax in each act, and unifies all four, interweaving John Proctor's personal history with the fate of Salem Village. ठीक है, उसने क्या किया, क्रूसिबल जो है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन दिस। जब मिलर एम्प्लॉय करता है डिफरेंट पैटर्न ऑफ पेस और क्लाइमैक्स को हर एक्ट के अंदर, और उसने 4 एक्ट्स को कैसे यूनिफाई किया है, जॉन प्रॉक्टर की पर्सनल हिस्ट्री को उसने फेट ऑफ सैलम विलेज के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है। Act 1 is an overture. ठीक है, the main character introduces themselves as neighbors invading Mr. Paris' house to ask about rumors of witchcraft. अब मेन कैरेक्टर्स जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट एक्ट के अंदर, और हम देखते हैं मिस्टर पेरिस के घर में लोग आते हैं और वो पता करते हैं भाई ये रूमर्स ऑफ विचक्राफ्ट जो है क्या ये सच है या नहीं है। द रैपिड एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ एंजाइटी एंड टर्मोइल। अब ये क्या होता है कि हिस्टेरिया फैल जाता है, जैसे आजकल कोरोना का हिस्टेरिया फैला हुआ है, ठीक है, कि हर बंदे को पता नहीं कोरोना हो गया। In the midst of the scene between John and Abigail alert us to another storyline, और इस midst of this ये जो सीन है बिटवीन जॉन और एबिगेल, ये अलर्ट करता है हमें एक और स्टोरी लाइन में, बट द टॉपिक ऑफ विचक्राफ्ट रिमेन्स डोमिनेंट। लेकिन एबिगेल और जॉन प्रॉक्टर के दरमियान जो भी होता है वो तो एक स्टोरी लाइन में चल रहा होता है, लेकिन मेन उसका टॉपिक क्या था, वो विचक्राफ्ट ही था। Act 2 के अंदर हम देखते हैं Act 2 in contrast open quietly and explores at length a different situation, the relationship between John and his wife. ठीक है, these two perspectives are brought together with the court official burst into arrest Elizabeth. ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का उसको कंट्रास्ट किया जाता है, और इसी पर्सपेक्टिव में उसकी बीवी एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया जाता है। Structurally, Act 3 is the most complicated section of the whole play. Miller does not place his trial scene in courtroom itself. Miller जो है वो जो है क्या कहता है, वो does not place his trial scene in courtroom itself. courtroom में नहीं वो अपने आप को trial scene में नहीं देखता। We briefly overhear what is happening there, and then by natural sequence of event, judges डिफेंडेंट्स रिमूव themselves to an enter room on stage। ठीक है, अब वो ये तो नहीं पता चलता इटसेल्फ के कोर्ट रूम के अंदर क्या हो रहा होता है, लेकिन उसके इंटरफेसेस से हमें पता चलता है कि स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है। Thus Miller can bring into the play cut and thrust of legal drama,
but in a much freer setting. In this act, there is also a striking example of what he calls the holding back of climax. After the uproar of courts comes the chilly isolation of Salem jail. In Act 4, the witchcraft theme gives way entirely to the resolution of John Proctor's personal crisis. It is a proof of Miller's dramatic skill in blending the public and personal themes of his play that the transition seem entirely natural. अब क्या होता है, जैसे ही ये कोर्ट के चार्जेस लगना शुरू होते हैं, कम्स द चिली आइसोलेशन ऑफ सैलम जेल. अब वहां पे हमें सैलम जेल दिखाई जाती है जो कि एक्ट 4 में होती है. और इन एक्ट 4 विच थिंग गिव वे एंटायर टू द रेजोल्यूशन ऑफ डॉक्टर प्रॉक्टर. उसका जो पर्सनल क्राइसिस होता है ना जॉन प्रॉक्टर का, उसका पर्सनल जो क्राइसिस होता है ना बेटा, उसको उसका एक रेजोल्यूशन जो है वो शो किया जाता है, यानी कि उसके अंदर जो एक जंग चल रही होती है. अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इट इज अ प्रूफ ऑफ मिलर ड्रामेटिक स्किल in blending the public and personal theme of his play that the transition seemed entirely natural. अब यहाँ पे वो जो उसकी ट्रांजिशन कहते हैं बेटा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना इंसान का, ड्रामा का, सिचुएशन का, यानी कि एक ट्रांजिशनल फॉर्म जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई जाती है. उसके बाद इसमें देखिए लैंग्वेज किस तरह की यूज हुई है. वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ द क्रूसिबल्स creation of believable dialogue for his 17th century Puritan, although partly based on what he found in Salem record, most of it is his own invention. It is convincingly old-fashioned without being hard to understand. It is a language that carries echoes of King James Bible, but word by word, apart from a few archaic terms such as harlot and puppet. The vocabulary is essentially modern. Miller achieves his effect by linking words in an unusual way, using double negatives, changing verb tenses, and other devices of same kind. Here are some examples. We cannot discover no medicine for it in his books. वो कहता है कि हम डिस्कवर नहीं कर सकते कोई मेडिसिन इन हिज बुक्स, यानी कि वो जो आता है ना जादू का की कार्ड करना, वो कहता है हमें इसकी बुक्स में से कोई मेडिसिन नहीं मिल सकती. I know you have not opened with me. Seeing I do live so closely with you, they dismissed it. I am 33 times in court in my life. He gave me £9 damages. With this sharp language, Miller varies the way his characters speak to suit their background and personality. Ministers and judges naturally use more elaborate phrases than the villagers. Giles Corey is blunt and even coarse. A part on Thomas Putnam, that is what I say to that. John Proctor utters some of the most poetic lines in the play, whether describing his delight in Massachusetts countryside or crying out in despair at the end of Act 3. Most characters use simile and metaphor. There be no blush about my name. Abigail reassures her uncle. Judge Danforth tells the children a very anger bit, a corkscrew like tool will now be turned into your souls until your honesty is proved. My daughter and my niece, I discovered dancing like heathen in the forest. I know how you sweated like a stallion whenever I came near. अब उसके बाद देखते हैं मेजर थीम्स इन द क्रूसिबल.